नहीं मिला, तो ना आपको रोजगार मिला, ना आपको बेरोजगारी का भत्ता मिला, आपको नौकरी नहीं दे पाए। केवल उन्होंने अपने परिवार को रोजगार नौकरी देने का काम किया है। उनके परिवार का एक एक सदस्य मंत्री बन गया, लेकिन आपके परिवारों में एक भी सदस्य को रोजगार नहीं दे पाए। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई खेती करता है, कोई कुछ और जॉब करता है ताकि अपने बच्चे आगे बढ़ पाए। लेकिन बच्चों की फीस देने के बावजूद, उनको प्राइवेट में भी ट्यूशन देने के बावजूद, जब वो परीक्षा करते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं। टीएसपीएससी का एग्जाम आपने देखा, तो आगे भविष्य में सिर्फ अंधकार दिखता है। और जब एक प्रदेश में या एक देश में नौजवान को अपना भविष्य उज्जवल नहीं दिखता, वो कितने भी प्रयास करे, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं फिर भी मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, तो बहुत ही दुखद स्थिति बन जाती है उस प्रदेश की, उस देश की। आज तेलंगाना में इतने गहरे दुख हो रहे हैं नौजवानों के कि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर में लिखा जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कौन सी डेट पे होंगी, परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, और परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद कौन सी डेट पे आपकी जो नियुक्तियां हैं वो शुरू होंगी। इसको एक जॉब कैलेंडर कहते हैं, और ये जरूरी इसलिए होता है ताकि फिर जो होना चाहिए वो ठीक कार्यक्रम से होता है। नहीं तो क्या होता है, काफी बच्चे परीक्षा दे देते हैं और महीनों सालों के लिए भी इंतजार करते हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं होती। इसीलिए हमारा प्रयास रहेगा कि एक जॉब कैलेंडर बने और उस जॉब कैलेंडर के तहत ही सारी जो परीक्षाएं हैं और नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, वो हो। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि हम 2 लाख रोजगार देना चाहते हैं, और खास तौर से जो नौजवान शहीद हुए थे आपके तेलंगाना के आंदोलन में, उनके परिवारों को कम से कम एक रोजगार दिलवाया जाएगा। युवा साथियों, एक बात सुन लीजिए, आपको जॉब चाहिए ना, तो इसके लिए एक कंडीशन भरना पड़ेगा कि आप केसीआर और केटीआर को आप जॉब मत दो। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। आज पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। आपके ऋण माफ करने थे, वो भी नहीं किए। किसान की भी ये परिस्थितियां हैं नौजवानों की तरह कि वो बहुत ही परेशान है। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, टैक्स लग रही है हर चीज में, तो आगे बढ़ना, खेती से कमाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उन प्रदेशों में हमने किसानों को केंद्र और बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे बचाने के लिए हमने किसानों को के लिए खास स्कीम्स बनाई हैं। और हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ आए तेलंगाना में, तो हम भी किसानों के लिए यहाँ पे ऐसी स्कीमें लाएं और ऐसी चीजें करें जिनसे आपकी सहायता हो। 2 लाख रुपए तक हम फसल ऋण माफ करना चाहते हैं, और अगर 3 दिसंबर को हमारी सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपके कर्ज माफ करने का काम शुरू हो जाएगा। कई लोगों के पास भूमि के रिकॉर्ड नहीं है। केसीआर जी ने धरनी पोर्टल शुरू किया था, आप सबको मालूम होगा। उस समय कहा था कि उसमें रजिस्ट्रेशन का काम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और आपसे उस पोर्टल के जरिए काफी जमीनें छीनी गई। इस तरह की चीजों को बंद कराना और आपके लिए सही काम, सही तरह से स्कीमें बनाना, ये कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको एमएसपी की गारंटी मिलेगी।
धान के लिए आपको 2500 रुपए मिलेंगे, सोयाबीन के लिए 4400 रुपए, मक्के के लिए 2200 रुपए, गन्ना के लिए 4000 रुपए, अरहर के लिए 6700 रुपए और कॉटन के लिए 6500 रुपए। ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। आजकल आपके प्रदेश में बहुत घोटाले हो रहे हैं। कालेश्वरम परियोजना में आपने देखा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ। मिशन भागीरथ में भी घोटाला हुआ। बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कमीशन खा खा के इस सरकार ने आपको लूटा है। देखिए, सरकार का ना कोई पैसा नहीं होता। जो सरकार का पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है। जनता की संपत्ति होती है जो सरकार जनता के लिए इस्तेमाल करती है। और जब ऐसी सरकार आती है कि आपके जो पैसे हैं, आपकी संपत्ति वो लूटती है और आपको नकारती है, आपके लिए काम नहीं करती, तो आपको एकदम सावधान होना चाहिए। ये कानून बना कि आपकी जमीन कोई और नहीं ले सकता। ये काम इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी के बाद कांग्रेस की सरकार ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया। इससे भी आपको जंगलों पर अपना अधिकार वापस मिला। देखो, एक सोच होती है। आप भी इंदिरा जी को याद करते हैं। 40 साल गुजर गए जब से इंदिरा जी की हत्या हुई, लेकिन आज भी गांव-गांव में, पूरे आपके प्रदेश में खास तौर से, लेकिन पूरे देश में इंदिरा जी को जहां जहां भी हम जाते हैं उनको लोग याद करते हैं। कई बार मुझे भी लगता है कि कैसी शख्सियत होंगी कि मैं किसी छोटे से गांव में, दूर इलाके में चली जाती हूँ और वहां भी मुझे कोई कहता है कि जब आपकी दादी जी आई थी तो हमारी दादी जी ने उनके लिए खीर बना के दी थी। तो इस तरह की जो यादें हैं, जो पूरे देश की जो जनता की यादें हैं, वो अभी भी ताजा है, अभी भी जिंदा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप इंदिरा जी को याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? बहुत सारे नेता आए गए, बहुत सारे नेताओं ने आपके लिए काम किया। उनको इस तरह से आप क्यों याद करते हैं कि आज भी आप उनको इंदिरा अम्मा कहते हैं? इसकी वजह है, वजह यह है कि जितना प्यार आपने इंदिरा जी को दिया, उतना प्यार इंदिरा जी ने आपको भी दिया। जितना सम्मान आपने उनको दिया, उतना ही सम्मान उन्होंने आपको दिया। जितनी श्रद्धा आज भी आपके दिलों में उनके लिए है, उतनी ही श्रद्धा उनके दिल में आपके लिए होती थी। तो एक रिश्ता था आपके और उनके बीच में, और उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने काम किए। उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने राजनीति की। उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने आपका विकास किया। तो एक सोच होती है कुछ नेताओं में और कुछ पार्टियों में, एक सोच होती है कि देखो, जो भी जनता देती है हम नेताओं को, हमारे राजनीतिक दलों को, हमें सत्ता देती है, हम उनकी वजह से पहचाने जाते हैं, हम उनकी वजह से आज मंच पे खड़े होते हैं, ये सब जनता देती है हमें। और एक सोच होती है जो एक राजनीतिक पार्टी के सिद्धांतों के समय की तरह से गड़ी होती है नेताओं के दिलों में, नेताओं के दिमाग में। और वो ये सोच होती है कि जनता सर्वोपरि है, कि सबसे ऊंचा जनता है। मतलब कि आपने हमें जो कुछ दिया, उसके बदले में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए काम करके दिखाएं। और इसका मतलब है कि एक विजन हो हमारा कि तेलंगाना को किस तरह से आगे बढ़ाएं, कि आपके आदिवासी समाज को किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं, आपको मजबूत कैसे बना सकते हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, ये सोच होनी चाहिए कि अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक राजनीति का एक तौर तरीका है और एक सोच है जो कुछ राजनीतिक दलों में है, हमारी कांग्रेस पार्टी में है। आपने खुद देखा, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे सोनिया अम्मा हो, मेरी माता जी, जिन्होंने देखा कि आपके दिल में एक दर्द है, जिन्होंने देखा कि तमाम नौजवान युवा शहीद हो रहे हैं,
क्योंकि आपको अपना एक प्रदेश चाहिए था। आप चाहते थे कि आप अपने आप, जो आपकी पुरानी इतिहास की बात मैंने की, कि आपका अपना राज हो और कि आपका एक प्रदेश बने जो आपके लिए हो। सोनिया जी ने आपकी बात सुनी, आपके दर्द को पहचाना और उन्होंने तेलंगाना के लिए प्रयास किया, तेलंगाना का प्रदेश बना। तो देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, लेकिन आज तेलंगाना में क्या परिस्थितियां हैं? आज ये परिस्थितियां हैं कि 10 सालों से केसीआर जी की सरकार चल रही है। जितने भी आपके सपने थे, आपने क्या सपने देखे थे? आपने विकास का सपना देखा था। आपने सपना देखा था कि जो सरकार आएगी वो आपके विकास के लिए काम करेगी। एक नया प्रदेश बना था तेलंगाना। आपको लगा कि इस नए प्रदेश में हमारी आवाज पहचानी जाए। जिन नौजवानों को, जो नौजवान शहीद हुए, जिन्होंने आंदोलन किया, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए जो उनके सपने थे वो साकार हों, यही आपका सपना था। लेकिन केसीआर जी की 10 सालों से सरकार चल रही है, ये सपना साकार नहीं हुआ। आपके चाहे रोजगार के सपने थे, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के सपने थे, चाहे विकास के सपने थे, वो एक एक सपना तोड़ा गया। आज जो तेलंगाना में सरकार चल रही है वो सिर्फ अमीरों के लिए चल रही है, गरीबों के लिए, आदिवासी बहन भाइयों के लिए, आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं चल रही। बोडोलैंड में देखिए, 4 लाख से अधिक आवेदन आप लोगों ने भरे, लेकिन आज तक आपको जमीन नहीं मिली। आप पे जुल्म किए गए, अत्याचार किए गए, आपकी सुनवाई नहीं हुई। केसीआर जी ने लाखों एकड़ जमीन बांटने का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज भी पूरा नहीं है। यहाँ पे अगर नौजवान हैं, हाथ उठाओ, कितने नौजवान हो? सब नौजवान हो। आपको रोजगार मिला है 10 सालों में? नहीं मिला है। आपको मालूम है कि तेलंगाना में 40 लाख बेरोजगार युवा है आज के दिन में। 40 लाख बेरोजगार युवा हैं। केसीआर जी कहते थे आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा, मिला?